हाय गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव एंड आज राघव को स्लेव ट्रेड वाला पूरा टॉपिक प्लस मैं डायरेक्टली रूल्स फ्रांस कंप्लीट करवा दूँगी। मतलब हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉलोनीज मतलब कि जो अलग अलग जो कंट्रीज़ होते हैं ना, वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके अगर उसको कोई एरिया, एक पर्टिकुलर कोई एरिया ले लेते थे तो उसको कॉलोनी कहते थे। और जो ये प्रोसेस होता है इसको कहते थे कॉलोनियलाइजेशन। ठीक है, तो जो कैरिबियन में जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज का क्या नाम है? मार्टिनी, गुआडेलूप एंड सैन डोमिंगो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थी किन इंपॉर्टेंट चीज़ों की, लाइक इंडिगो, टबैको, कॉफ़ी, शुगर, सॉल्ट। बट जो यूरोपियंस थे उनको था कि भाई हमको तो काम करना है यहाँ पे भी। दे वर वेरी रिलक्टेंट, दे वर वेरी what should I say, उतावले, I'm not getting word, रिलेक्टेंट यूज़ कर लेते हैं। दे वर वेरी रिलक्टेंट टू डू द वर्क ओवर देयर। सो इससे अलग अलग कंट्रीज ने काम करना शुरू किया। इससे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बन गया। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के ऊपर 3 से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी मतलब 1600 में स्टार्ट हुआ बिटवीन यूरोप, Africa and America. This is your America, this is your Africa and this is your Europe. तो 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में स्टार्ट हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि यूरोप में जो प्लांटेशन ओनर्स थे उनको लेबर्स की उनको लेबर की बहुत डिमांड थी कि भाई वी वांट लेबर। उनको बहुत डिमांड थी कि यार वी नीड लेबर। तो यूरोप के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो क्या करते थे, बताती हूँ मैं आप लोगों को। बॉर्डियोक्स एंड नांटस 2 पोर्ट सिटीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैप वर्क के लिए भी। तो बॉर्डियोक्स और नांटस से अफ्रीकन कोस्ट, देखो यहाँ ये बॉर्डियोक्स नांटस है। बॉर्डियोक्स और नांटस से अफ्रीका की कोस्ट तक ये लोग जाते थे। उसके बाद वहाँ से ब्रांडेड एंड शैकल, मतलब सारे के सारे जो स्लेव्स होते थे अफ्रीका से स्लेव्स लेते थे, उनको ऐसे लाइक एकदम पैक कर देते थे। 3 महीने लंबे वोएज के लिए, लंबे टूर के लिए आई मस्ट से उनको शिप्स में पैक कर दिया जाता था। इतनी छोटी सी जगह पे सबको ऐसे ठूस दिया जाता था। दे वर पैक टाइटली लाइक वो कोई चीज़ हो, ठीक है। देन उन लोगों को यूरोपियन प्लांटेशन वर्कर्स को सेल कर दिया जाता था। देन ये जो स्लेव लेबर थी, इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन थी, इससे यूरोपियन मार्केट्स में जो डिमांड थी वो मीट हो सका। बहुत डिबेट्स होती रही कि जो राइट्स ऑफ मैन, जो याद है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, वो राइट्स ऑफ मैन जो इनएलिनेबल टू ऑल द पीपल आउट देयर जो थे, क्या वो स्लेव्स को भी देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी कोई लॉ पास नहीं किया, क्योंकि जो बिजनेसमैन को तो फ़ायदा तो स्लेव लेबर से ही होता था मोस्टली। तो भाई अगर बिजनेसमैन जो मोस्टली जो था वो मिडिल क्लास से बना, तो मिडिल क्लास में बहुत से बिजनेसमैन आ गए थे। तो डिबेट्स होती रहती थी, कभी ये लॉ पास नहीं हुआ, क्योंकि इनको लगा कि यार अगर कभी बिजनेसमैन ने कह दिया कि भाई नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, तो और लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, तो हमारा तो पट्टा कट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। वाई दे नेवर डिड पास एनी लॉ फॉर द राइट्स ऑफ मैन टू बी एक्सटेंडेड टू द स्लेव्स और नॉट? बाय फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन। फाइनली कन्वेंशन मतलब हमारी उनकी गवर्नमेंट, हमारे मैक्सिमल एंड रॉबेस्पियर के रीन ऑफ टेरर, हमारा कन्वेंशन याद है ना, कन्वेंशन बनाया था। तो 1794 में इन्होंने सारे के सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन। 10 साल के बाद जब नेपोलियन आए तो नेपोलियन ने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। फ्रीडम was misinterpreted as right to enslave African Negroes in pursuit of the economic interest. स्लेवरी को फाइनली 1848 में एबॉलिश किया गया। सो मच लॉन्ग टाइम इंपॉर्टेंट है। स्लेवरी कब एबॉलिश हुई? फाइनली इन फ्रेंच कॉलोनीज 1848 में स्लेवरी हुई एबॉलिश। देखो पहले क्या था, फ्रीडम जो थी, फ्रीडम वॉज मिस इंटरप्रेटेड एज अ राइट टू एनस्लेव। पहले से सोचा जाता था कि स्लेव्स
जो थे, जो स्लेव ट्रेडर, जो हमारे स्लेव्स थे, उनके लिए फ्रीडम क्या माना जाता था? उनके लिए फ्रीडम ये मानी जाती थी कि भाई हम लोगों ने तुमसे काम करा, तुम लोगों को काम करवाने के बाद छोड़ दिया तो परस्यू देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बट ऐसा नहीं था यार, फ्रीडम तो यार बंदे को जो करना वो करने को लिए कहते हैं ना, है ना। तो ये नेग्रोज का मतलब है, नेग्रोज एक टर्म है, जैसे एक टाइटल कह सकते हैं हम, एक टाइटल है कह सकते हैं, जो इंडिजीनियस मतलब कि उसी टाइम से उनकी बहुत सारी जनरेशन्स उसी पर्टिकुलर जगह पर। तो इंडिजीनियस लोग जो थे अफ्रीका के, पर्टिकुलरली साउथ सहारा डेजर्ट, पता है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, तो वहाँ के साउथ सहारा के अफ्रीका के लोग थे, उन इंडिजिनियस लोगों को कहा जाता था। बट आजकल ये वर्ड यूज़ नहीं होता, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अच्छा, इमेंसिपेशन मतलब कि फ्री करना। अच्छा नहीं, ये नहीं है ना या आज आप लोगों का रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ कंप्लीट नहीं होगा ये नहीं। एक मिनट, लेट मी सी ना, हो जाएगा आज ही में कंप्लीट हो जाएगा आई गेस। तो चलते हैं हमारे वापस, दिस इज डन। यस, डायरेक्टली रूल्स फ्रांस। तो भाई जब रॉबेस्पियर गया तो उसके बाद कोई ना कोई तो आएगा ना। तो जो जकोबिन गवर्नमेंट जब फॉल हुई तो उससे जो वेल्दी और मिडिल क्लास लोग थे वो पावर में आ गए। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने वापस से नॉन प्रॉपर्टीड मैन को तो वोट, राइट टू वोट दिया, यानी विमेन तो बेचारी साइड में ही थी। अब इससे 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बन गए और इन दोनों ने देन मिलकर डायरेक्टरी को अपॉइंट किया, एक एग्जीक्यूटिव जो 5 लोगों से बनी होती थी। अब ये एक सेफगार्ड था अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज इन द जकोबिन्स, राइट। लेकिन हाउएवर जो डायरेक्टर्स थे, जो डायरेक्टरी के जो डायरेक्टर्स थे, वो ऑफन एक दूसरे में लड़ाई करते रहते थे विद इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहते थे अगर तुम ये नहीं करोगे वी विल डिसमिस यू ब्ला ब्ला ब्ला। तो इतनी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी डायरेक्टरी की, इससे मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट आ गए। इन लोगों के इतने इंस्टेबिलिटी की वजह से आ गया हमारा नेपोलियन अंकल, है ना। देखते हैं कि अब कैसे हमारा रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ की कैसे जो रेवोल्यूशन है। अब यार रेवोल्यूशन की वजह से क्या लोग जो कपड़े डालते थे वो चेंज हो जाएंगे, लोग जो बुक्स पढ़ते थे वो चेंज हो जाएंगी, लोग जो लैंग्वेज बोलते थे वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ होएगा? आई डोंट थिंक सो। तो रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता था एवरीडे नॉर्मल लाइफ में? तो 1789 में रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तो 1789 के बाद जो साल आए फ्रांस में, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए लोगों की ज़िंदगी में। अब जो रेवोल्यूशनरी में जो गवर्नमेंट्स आ रही थी, कभी जकोबिन, कभी डायरेक्टरी, कभी नेशनल असेंबली, वो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे लॉज पास करती जिससे जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी के जो आइडियाज़ थे वो एवरीडे प्रैक्टिस में आने लगे। सबसे पहला एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप मतलब कि जब आप किसी चीज़ को बैन कर देते हो, कि अगर आप लोगों ने कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर छापना है या आपने अपने आप से कोई बुक लिख के छापनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि कैन वी पब्लिश दिस बुक। अगर गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी तो जो सेंसरशिप्स लगाई हुई थी वो सारी कर दी एबॉलिश। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन सिटीजन, जो हम पहले पढ़ चुके, प्रीएम्बल ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, ये सारे के सारे बता रहे थे कि क्या क्या फ्रांस में हो रहा था और क्या क्या इवेंट्स चल रहे थे, उन सबको डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को एकदम फ्री कर दिया। तो इससे अगर हम अपनी मीडिया को, हमें अपनी प्रेस को, हमारे जो न्यूज़ वगैरह जो देते हैं, अगर हम उनको फ्री कर सकते हैं, अगर हम उनको फ्री कर देते हैं तो जो अपोजिट व्यूज़ होते हैं उनको भी बताया जा सकता है। अगर उनको फ्री नहीं करेंगे तो वो जो गवर्नमेंट, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उसी को बताती रहेगी। लेकिन अगर हम प्रेस को फ्री रखेंगे तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में जो प्रोज एंड कॉन्स है, पूरी की पूरी सारी चीज़ें प्रेस बताएगी। हर जो साइड थी, हर साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू मीडियम ऑफ प्रिंट। उस टाइम न्यूज़पेपर, योर न्यूज़ चैनल्स और सब कुछ, आज तक, कल तक, ब्ला ब्ला कर तक, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम प्रिंट मीडिया होती थी। तो प्लेज, अगर लोगों को और चीज़ें खिलानी थी तो प्लेज करते थे, सॉन्ग्स गाते थे, फेस्टिव प्रोसेशंस करते थे, जिससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते थे। अब इस सब का कंक्लूजन क्या यार, हम लोगों ने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा, 26 पेजेस का हमारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में था क्या, 1803, आई थिंक इट इज़ 1803, बट प्लीज़ चेक इट फ्रॉम योर NCERT बुक एंड आई थिंक इट इज़ 1803।
सो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस कहने लग गए। नेपोलियन ने अपने आप को एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप देखा, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे लॉज भी इंट्रोड्यूस करे, कुछ लॉज ऐसे जो लोगों को अच्छे भी नहीं लगे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जैसे अगर एक बंदे को इस जगह से एक जगह जाना होता है तो यहाँ पर अगर सपोज एक एलए, इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे, बट मैं आपको बता देती हूँ एलए जो होता था, एलए एक टाइप का मेजरमेंट चीज़ होती है, जैसे मीटर वगैरह में करते। तो वहाँ पर अगर एक एलए था तो एक जगह पे सपोज एक पर्टिकुलर जगह पे फ्रांस में ही एक पर्टिकुलर जगह में वो होता था 65.6 सेंटीमीटर एक एलए। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम लोग दूसरी जगह जाकर देखें तो 57.5, कहीं पे 56, तो ऐसे तो उन्होंने कहा भाई ये क्या लगा रखा है, यूनिफॉर्म करो, तो यूनिफॉर्म वेट्स मेजर्स करा, प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम, जो हमारे इंडिया ने ही प्रोवाइड किया था। इनिशियली लोगों ने देखा कि यार नेपोलियन एक लिबरेटर है, हमारे लिए फ्रीडम लाएगा, बट सून नेपोलियन की जो आर्मीज थी वो हर जगह इन्वेडिंग फोर्स की तरह देखने लग गई। अब यार ये ऐसा क्यों हुआ, ये आप लोग 10th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अब फाइनली ही वॉज डिफीटेड इन वाटरलू इन 1815। अच्छा, आपको पता है वाटरलू में कौन कौन सी कंट्रीज़ ने उनको हराया था? आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम्स, बट इट वॉज आई गेस ब्रिटेन, I guess Austria, Britain, Austria, Prussia. Yeah, Britain, Austria, Prussia, and one more country was there. I don't remember its name. Britain, Austria, Prussia तो फाइनल है। तो इन कंट्रीज ने मिलकर वाटरलू में 1815 को नेपोलियन को हरा दिया। अब क्या हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जितने लिबर्टी के इतने आइडियाज़ थे, डेमोक्रेटिक राइट्स के, डेमोक्रेसी के आइडियाज़ थे, वो बहुत लेगेसी देखी गई कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो ये सब छोड़ के गया हम लोगों के लिए। सून जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया था वो अक्रॉस द ग्लोब फैल गया। कॉलोनाइज्ड जो लोग थे, जिनके ऊपर कॉलोनीज ने राज कर रखा था, वो कॉलोनाइज्ड लोगों ने फ्रीडम की आइडिया को रीवर्क करा और अपने मूवमेंट्स को क्रिएट करा, नए नए मूवमेंट्स लाए, जो फ्रीडम का आइडिया था उसको मूवमेंट्स में लाया और एक खुद का सॉवरेन नेशन स्टेट बनाया, जस्ट लाइक इंडिया। इसके बारे में आप लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ोगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल है जो इंडिया में जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी से, वो थे टिपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। एंड आई थिंक आप लोगों ने इन दोनों का इनाम बहुत सुन रखा होगा। ये दो ऐसे लोगों के एग्जाम्पल है जिन्होंने, एक डेरोजियो भी, इट्स डेरोजियो ऑल्सो, मेरे को याद आ गया, हमारा जो चैप्टर नहीं है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, उसमें दे रखा है डेरोजियो ऑल्सो। तो इन्होंने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया रेवोल्यूशनरी फ्रांस से आते हुए आइडियाज़ को। तो भाई ये कंफ्यूजन था आप लोगों के चैप्टर का। अगर वो चैप्टर अच्छे से समझ आएगा तो हम इतनी किस चीज़ की बात करें, हम लोग लिबर्टी, फ्रीडम, बेसिकली हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। तो जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे नेक्स्ट वीक में, वो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो देखो, कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। समझ में आया, येस और नो, लेट मी नो। सो टेक योर केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।